तो गाइस जैसा कि आप लोग ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर आयली ने खुद को आशिफ के सामने सर्व कर दिया होता है। वो उसको बुला रही होती है सेड्यूस करते हुए। आशिफ उसके पास आता है, उसके चेहरे पे हाथ फेरते हुए नीचे लाकर फटाक से उसका गला पकड़ लेता है। जोर से दबाते हुए कहता है, आयली जो तुम फील कर रही हो ये लव नहीं है, ये बस एक डिज़ायर है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने सेक्सुअल डिज़ायर के लिए मुझे यूज़ कर सकती हो? हाँ, हालांकि तुमको ये भी लगता है ना कि तुम उस पर्सन को रिप्लेस कर सकते हो। क्यों? और साथ ही आशिफ गुस्से के साथ आयले को हवा में उठा लेता है। वो पैर फड़फड़ा रही होती है। आशिफ चिल्लाते हुए कहता है, ये बात फिर कभी मत बोलना। और साथ ही वो आयले को छोड़ देता है। वो खांसते हुए नीचे गिर के बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है। आशिफ उसकी तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है, शिट। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन, हमें डाइट क्लास का सीन दिखाया जाता है। आशिफ सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है और साथ ही वो सोच रहा होता है, आखिर मैंने ये क्या बकवास कर दिया। अगर उस वक्त मैं आयले के साथ सो गया होता तो सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग होता। तभी चौक टूट जाती है। आशिफ उसको उठाने के लिए झुकता है और सोच रहा होता है, चाहे वो इंसानों के साथ यौन संबंध बनाना हो या फिर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए लड़कियों के साथ सोना। यहाँ तक कि मैंने तो अपने ही रेस के डीमंस को भी मार डाला। मैंने अब तक वो सब कुछ किया है जो भी मैं कर सकता था, लेकिन और फिर तभी उस आयले की बात याद आती है, क्या मैं तुम्हारे लिए उस पर्सन को रिप्लेस कर सकती हूँ? यह सुनते से आशिफ गुस्सा हो जाता है और उस चौक का चूरमा बना देता है मुट्ठी दबाते हुए। और सोच रहा होता है, आखिर उसको दया को क्या लगता है कि वो मेरे लिए डीमन क्वीन की जगह को रिप्लेस कर सकती है? हाँ, आखिर उसने ऐसा सोचा भी कैसे? और फिर इसके बाद हमें आयले का सीन दिखाया जाता है जो कि भगते हुए आ रही होती है आशिफ के पास और कह रही होती है, सेंसेई प्लीज रुक जाइए। उसके बाद सुनने के बाद आशिफ भी रुक जाता है और पूछने लगता है, आगे तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? आयले कहती है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे डिस्पोजिशन की वजह से मेरे को याद तो नहीं कि वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन लगता है कि मैंने ज़रूर कुछ गलत कर दिया। उसके बाद सुन के आशिफ सोच रहा होता है, ये क्या लगता है कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ ये ऑलरेडी भूल चुकी है, लेकिन ये अच्छा ही है। लेकिन आखिर क्यों ये जैसे ब्रेड मेरे को इतना ज़्यादा अनोइंग कर रही है? यार मैं जैसे ब्रेड से इतना अनोइंग कैसे हो सकता हूँ? और साथ ही वो हाथ हिलाते हुए कहता है, माफ़ी मांगने की कोई भी बात नहीं है, हमारा स्पेशल लेसन आफ्टरनून में होगा, तो फिलहाल के लिए अपने क्लास में वापस जाओ। आयली कहती है, वो रीज़न जिसकी वजह से मैंने अपने डिस्पोजिशन के बारे में कभी भी किसी भी लोगों को नहीं बताया, क्योंकि मुझे रिजेक्ट होने से डर लगता है। मैं रिजेक्ट नहीं होना चाहती और सिर्फ तुम ही वो पर्सन हो जिसने मेरे उस साइड में कुछ अच्छा देखा है, इसलिए क्या तुम कम से कम मुझे अपनी साइड पर रहने दे सकते हो? तुमको मेरे को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ बस मुझे अपनी साइड पर रहने दो, क्योंकि बस तुम ही हो, तुम ही बस मेरे एक अकेले सपोर्टर हो, मेरे पास बस तुम ही हो। ये सुनने के बाद आशिफ कुछ नहीं कहता। उसे अपने डीमन क्वीन की याद आती है जो कि आशिफ के कटे हुए सिर के ऊपर हाथ लगाते हुए कह रही होती है कि सिर्फ तुम ही मेरी, और साथ ही वो वहीं दम तोड़ देती है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। आयले बोल रही होती है, भले ही अगर ये अकेडमी के कोर्स से बाहर है, लेकिन फिर भी तुम अभी भी मेरे बारे में जानना चाहते हो, यहाँ तक कि तुमने मेरी हेल्प भी करी, तुम मेरे प्रति बहुत ज़्यादा काइंड हो। और मैं तभी आशिफ बोलता है, तुम गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं करा है और मेरे को तुम्हें टच करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो फिलहाल के लिए, और मैं तुम्हें पहले बोल चुका हूँ स्पेशल क्लासेस के लिए आप लोग आफ्टरनून में मिलेंगे, ठीक है? यह सुनते ऐसे आयले खुश हो जाती है और यस कहते हुए वहाँ से चली जाती है। आशिफ सोच रहा होता है, ये एकदम सही चॉइस है, मैं उसको अपने साथ बहुत ही ऑब्सेस्ड बना दूंगा। मैं ये सब कुछ डीमन क्वीन के लिए कर रहा हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। और फिर इसके बाद हमें सीधे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। आयली अपने माना पावर को उस माना गोले के अंदर रिलीज करे जा रही होती है। आशिफ कह रहा होता है, बहुत अच्छे, ऐसे ही करते रहो, ये तुम्हारे माना को स्पेल में ट्रांसफॉर्म कर देगा। और साथ ही फैंटम ब्रेक होता है और जो माना क्रिस्टल था उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आयली खुश होते हुए आशिफ की तरफ देखती है और बोलती है, सेंसेई मैंने फाइनली कर दिया। आशिफ भी ये देखकर चौंका हुआ रहता है और सोच रहा होता है, इसने तो वाकई में तोड़ दिया यार। और साथ ही वो उन क्रिस्टल की तरफ देखते हुए बताता है, यह फर्स्ट क्लास का माना क्रिस्टल था। यहाँ तक कि नेशन के ग्रेटेस्ट सोर्सर भी अपनी माना पावर को इस गोले के अंदर रिलीज करेंगे ना, तब भी उन्हें तोड़ने के लिए आधा साल लग जाएगा, लेकिन इसने अभी ये कर दिया। और इसकी अपने डिस्पोजिशन पर जीत पाने की ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही है और फाइनली इसने अपने पावर के ट्रू इनसाइड को रिवेल करा है। और साथ ही आशिफ उन माना क्रिस्टल को टच करता है और सोच रहा होता है, वो अपने डिस्पोजिशन की वजह से अनजाने में इस पूरे टाइम अपने माना को सप्रेस करके रखी हुई है। लेकिन एक बार जब उसने अपनी हेजिटेशन से छुटकारा पा लिया और अपना सब कुछ देना शुरू करा, तो ये रिजल्ट निकल कर आया और ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा परे था। अगर मैं उसे 1 साल तक इसी तरह से ट्रेन करता रहा, नहीं कम से कम आधे साल तक भी, तब भी वो पिछले हीरो से कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएगी। आयले खुश होते हुए कह रही होती है, सेंसेई मैंने कैसा करा? आशिफ उसके सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, आयली तुमने बहुत ही अच्छा करा, तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग
अमेजिंग हो। ये सुनते से आयली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोल रही होती है, अब मेरे को खुद को रोकते हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से ठीक हूँ। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मुझे गाइड कर रहे हो और मुझे सलाह दे रहे हो। आशिफ कहता है, अब मैं उससे भी ज्यादा करूंगा, तुम मेरा हाथ यूज कर सकते हो किसी भी टाइम पर जब तुम चाहो। आयली कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन शायद एक दिन तुमको इससे भी कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। और साथ ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। आशिफ मनी मन हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ जरूर, मैं ये आज ये करूंगा, आज रात में ये काम करूंगा। और साथ ही वो आयली के नजदीक आते हुए कहता है, आयली आज तुम अपने सेंसे के साथ डेट पर क्यों नहीं चलती। और वो मनी मन कह रहा होता है, आज तो मैं तुम्हें पूरा डिव ओवर कर जाऊंगा। और फिर नेक्स्ट दिन में दिखाया जाता है ये दोनों घूमने के लिए निकल पड़ते हैं अकेडमी टाउन में। आशिफ कह रहा होता है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। आयली कहती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा है, आज 12th डिमन क्वीन को हराने की एनिवर्सरी है। मेरे फादर और उनके पार्टी 13 से हार गए थे, तो ये बार भी डिमन क्वीन ही होनी चाहिए पिछले जनरेशन की। आशिफ कहता है, भले ही अब लोग उसको हरा दे, लेकिन डिमन क्वीन फिर कैसे रिवाइव हो जाती है और इसके अलावा वो और भी ज़्यादा पावर के साथ वापस आती है। आयली कहती है, हालांकि इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है, 13वीं डिमन क्वीन को आने में लगभग 100 साल लग जाएंगे और अगली बार हमारा उसके साथ मुकाबला लगभग 180 साल बाद होगा, तो जब तक के लिए पूरी इंसानियत शांति में है। आशिफ बताता है, हालांकि ये थ्योरी तभी अप्लाई होती है जब उन लोगों ने डिमन क्वीन को हराया हो, ना कि सील किया हो। और वो रीज़न जिसकी वजह से आर्डो हीरोज ने उसको सील करना चुना, वो ये था कि कभी उन्हें 13 डिमन क्वीन से लड़ना ही ना पड़े, नहीं तो वो उसको नहीं हरा पाएंगे। और जो 12th डिमन क्वीन थी उसके मैं बेहद रिस्पेक्ट और प्यार करता था। और अगर ये सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती है कि डिमन क्वीन को सील किया गया है, तो मैं श्योर हूँ कि डिमन आर्मी अपने डिमन क्वीन को छुड़ाने तक फाइट करती रहेगी। तो इन सब से बचने के लिए 8 हीरोज ने ऐसी अफवाह फैला दी कि उन लोगों ने डिमन क्वीन को हरा दिया है, लेकिन सीक्रेट तो ये है कि असल में उन लोगों ने डिमन क्वीन को सील करा है अपनी बॉडीज के अंदर क्रिस्टल के रूप में। और ये डिसीजन 8 हीरोज ने खुद लिया था और उनके अलावा ये बात कोई भी नहीं जानता है, सिर्फ सच्चाई अकेला मैं ही हूँ जो जानता है। और उस जोर्ड और लीसे के अंदर जो क्रिस्टल सील थे, अब वो मेरी बॉडी के अंदर हैं। आयली कंफ्यूज होते हुए आशिफ की तरफ देखती है और बोलती है, सेंसे क्या हुआ। आशिफ बोलता है, कुछ नहीं, वो मेरे को भूख लग रही है, तो चलो क्यों ना किसी फूड स्टॉल पर चलते हैं। आयली खुश होते हुए कहते हैं, यस ऑफ कोर्स, चलो चलते हैं। और फिर साथ ही वो लोग फूड स्टॉल पर पहुंच जाते हैं और साथ ही वहाँ पर खाना खाने के बाद थोड़ी और अलग जगह पर जाकर मजे करते हैं। और शायद आशिफ एलिसा को डेडी भी दिला देता है। तो फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। ये लोग चलते चलते एक पतली सी सुनसान गली में आ जाते हैं। आशिफ कह रहा होता है, सॉरी, मैं इस टाउन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता ना, तो मुझे लगता है कि अपन खो चुके हैं। एलिस उससे चिपक जाती है, कह रही होती है, इट्स ऑलराइट, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे परवाह नहीं कि आप लोग कहाँ पर हैं। कि तभी आयली के ऊपर अटैक होता है। आशिफ टाइम पर देख लेता है और फटाक से उस अटैक को ब्लॉक करते हुए आयली को बचा लेता है और कह रहा होता है, कौन है वहाँ पर। और फिर आशिफ के सामने कुछ नकाबपोश बंदे आते हैं जो कि अपना हुडी उतारते हैं और कह रहे होते हैं, वो लड़की आयली है ना। और ये सभी लोग डीमन होते हैं और वो आशिफ से कह रहे होते हैं, हम लोगों ने कसम खाई है कि हम अपने होमलैंड का बदला लेंगे जो कि इसके फादर फुगेल्दा हीरो ने डिस्ट्रॉय किया था, तो जल्दी से मेरे रास्ते से हट जा, वो लड़की हमें चाहिए। आशिफ फटाक से अपनी तलवार निकालते हुए उसके तरफ बढ़ते अटैक करने के लिए और कह रहा होता है, यू डम एल्फ, मेरे रास्ते में मत आ। और वो दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। वो एल्फ अपने साथियों से कहते हैं, अभी करो, तो वो सारे एरोस लेके तैयार हो जाते हैं और आशिफ के ऊपर शूट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर आशिफ शायद उनसे रेडे को ब्लॉक तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर खून टपकना शुरू हो जाता है। आशिफ देखता है और कह रहा होता है, मेरे को कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन ये मेरा ब्लड है, आई सी। तो ये एक ब्लड इंजर्ड मैजिक है जो आसपास के दुश्मनों से उनका खून चुराता है। और मुझे याद है मैंने बहुत सारे हाई रैंकिंग डीमन का सामना किया था जिनके पास ऐसे ही सेम स्किल थी। अगर तुम इसके साथ क्लोज रेंज फाइट करते हो तो 30 सेकंड के अंदर ये तुम्हारी बॉडी का सारा ब्लड चूस जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये बंदा मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयली परेशान होते हुए कहती है, सेंसे तुम्हारा ब्लड। आशिफ कहता है, तो मेरे लिए परेशान मत हो आयली, लेकिन क्या बस 20 सेकंड के लिए तुम मेरे लिए थोड़ा टाइम बाय कर सकती हो, और मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। अब आशिफ की बात सुनने के बाद आयली यहाँ पर थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन वो तैयार हो जाती है और वो यहाँ पर अपनी माना पावर को जगाते हुए फोकस करके चेन ऑफ जजमेंट नाम का कोई सा स्पेल कास्ट करती है और बोल रही होती है, मैं अपने सेंसे को प्रोटेक्ट करूंगी, मैं उनको मार दूंगी। और वो अपने चेन्स के साथ उन बाकी दूसरे डीमंस के ऊपर अटैक कर देते हैं जो कि दूर से एरो चला रहे थे। और यहाँ पर आयली उन सभी को ठिकाने लगा देती है अपने मैजिक का यूज करते हुए। और वो बचा हुआ डीमन गुस्सा करते हुए कहता है, 8 हीरोज में से एक ही ब्लड लाइन हमारे ट्राइब की सबसे बड़ी दुश्मन है। तभी आशिफ उसके अंदर अपनी स्टिक घुसेड़ते हुए उसका काम भी तमाम कर देता है। वो कह रहा होता है घायल होकर, यू बास्टर्ड, आज
आशिफ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो बंदा आशिफ की आंखों में देखता है और वो समझ जाता है, कह रहा होता है ये तो डीमन आए है, मतलब कि तुम भी। तभी आशिफ उससे डीमन आए से कांटेक्ट करते हुए बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरे द्वारा जानबूझकर दी गई जानकारी से आकर्षित होकर यहाँ पर आने के लिए, और अब तुम लोगों की वजह से मेरे मोहरे को थोड़ा फाइटिंग का अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल गया है। तुम्हारा शुक्रिया इतना हार्ड वर्क करने के लिए। और साथ ही आशिफ उसका भी काम तमाम कर देता है और फिर वो आयले के पास पहुंच जाता है। उसके चेहरे पे हाथ लगाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कोई इंजरी तो नहीं आई। पर यहाँ पर आयले फिर कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वो कह रही होती है, सेंसे अब मैं बिल्कुल भी होल्ड ऑन नहीं कर सकती, सेंसे प्लीज़ चलो कुछ करते हैं ना, प्लीज़ मुझे कस के पकड़ लो। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्टली कमरे का सीन दिखाया जाता है। आर्ची वाइली के साथ वो सब कुछ कर रहा होता है जो कि उसने प्लान करा था, और वो उसके साथ ढेर सारा एक्शन करता है प्लस अल्ट्रा जाता है। और जब आयली उसके ऊपर सवारी कर रही थी तो उसकी आंख से आंसू गिर के आशिफ के चेहरे पर लग जाता है। वो रो रही होती है। आशिफ बोलता है, क्या हुआ, आखिर तुम रो क्यों रही हो। आयली बोलती है, मैं बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली मैं किसी के साथ कनेक्ट हो पाई हूँ। मैं इस पूरे टाइम बिल्कुल अकेली थी अपने इस डिस्पोजिशन के कारण, लेकिन फाइनली तुमने मेरे को ढूंढ लिया सेंसेई, और तुमने मेरे को बचाया। तुम ही मेरे लिए बस अकेले। लेकिन तभी यहाँ पर आर्ची को फ्रिग से ग्लिचेस होने शुरू हो जाते हैं। उसको फ्रिग से आयले में अपनी डीमन क्वीन नजर आने लगती है। वो फ्रिग से एकदम चौंक जाता है और अपना ध्यान हटाने के लिए उसके संतरों में मुंह डाल लेता है। आयले भी खुश होते हुए उसे गले लगा लेते हैं कि तभी आर्ची काम करना शुरू कर देता है अपना। आयले कहते हैं, वाओ, लगता है कि हमें तुम्हारे काफी ज्यादा करीब आ चुकी हूँ सेंसेई। और यहाँ पर जो आर्चिव रहता है वो अपनी ही एक फ्लैशबैक मेमोरी में चला जाता है, जहाँ पर डीमन क्वीन की वजह से एक पूरा गाँव तबाह हो चुका होता है। एक बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है। डीमन क्वीन की नजर पड़ती है उसके ऊपर, वो उसको उठा लेती है, देख रही होती है और बोलती है, क्यूट लिटिल बेबी रो मत। और साथ ही वो उसको थोड़ा हिलाते हुए सुला देती है और उसको देखकर डीमन क्वीन खुश हो रही होती है कि दूसरे सेकंड वो बच्चा जल के राख हो जाता है और उसके हाथों से गायब हो जाता है। ये देखकर जो डीमन क्वीन रहती है वो बेहद दुखी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा रोते हुए उसी बच्चे को अपने गले से लगा लेती है और बोल रही होती है, आखिर मैं ही क्यों हूँ जिसको डीमन क्वीन बनना था। हाँ, और जोर जोर से रो रही होती है फूट फूट कर। आशिफ दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ा आता है कि तभी उसे डीमन क्वीन की जगह आयली नजर आने लगती है। वो एकदम हैरान हो जाता है और फटाक से अपनी आंखें खोल के जब उठ के बैठता है तो आयली साइड में सो रही होती है। आर्चिव बिस्तर के किनारे बैठ जाता है और अपना सर पकड़ते हुए कहता है, तो मैं इसके साथ सो ही गया, मैं हीरो की बेटी के साथ सो लिया, लेकिन आखिर मैं डीमन क्वीन के बारे में सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ यार मैं भी। कि तभी आयली पीछे से आर्चिव को टच करती है और उठ के बैठ जाती है। कह रही होती है, क्या हुआ, क्या कोई बुरा सपना आया। आर्चिव कहता है, कुछ भी नहीं, तुम जाओ और अब सो जाओ, तुमको अपने रूम में भी वापस जाना है। कहते में आयली आर्चिव को अपने पास खींचते हुए किस कर देती है और पीछे हटते हुए कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन तुमने मुझे वो नहीं दिया जो मैं चाहती थी सेंसेई, प्लीज मेरे लिए अपने दिल के अंदर थोड़ी सी जगह बना लो। वो आशिफ का हाथ पकड़ लेती है और बोल रही होती है, कम से कम जब तुम्हें बुरा सपना आए तो तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। चलो मैं ही तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ सेंसेई, तुम मेरा हाथ इस तरह से पकड़ सकते हो और मैं भी तुम्हारे लिए। कि तभी आशिफ उसे अपना हाथ छुड़ा लेता है और कह रहा होता है, इस तरह से बातें करना बंद करो, मैं एक अडल्ट हूँ। कि तभी आयली पीछे से आशिफ को पकड़ते हुए अपने संतरों में घुसा देती है। आशिफ कहता है, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। कि तभी एली उसको क्यूट लिटिल बेबी बोलते हुए गुनगुना कर सुनाने की कोशिश करना शुरू कर देती है। कह रही होती है, इट्स ओके, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ही हूँ सेंसेई। और अब यहाँ पर आशिफ भी थोड़ा पिघल जाता है। उसे फिर किसी डीमन क्वीन की याद आने लगती है। वो कह रहा होता है, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है मैन, आखिर यही लड़की क्यों, ये वो। और फिर तभी आशिफ के यहाँ पर नींद लग जाती है, वो सो जाता है। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्टली सुबह का सीन दिखाया जाता है। आशिफ उठ के बैठता है, आयली उसके पास ही सो रही होती है। आशिफ उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कह रहा होता है, मेरे को इस लड़की के बारे में थोड़ा और जानने की जरूरत है। और फिर साथ ही वो यहाँ पर अपने डीमन आइज का यूज करता है, डीमन आइज नाइटमेयर। और साथ ही वो आयली के मन के अंदर जाने लगता है और बता रहा होता है, मैं डीमन आई नाइटमेयर से किसी भी आदमी के सपने के मिडिल में जा सकता हूँ और साथ ही उसके पास्ट मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट करके देख भी सकता हूँ। और मेरे को इस लड़के के बारे में अभी और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। और फिर यहाँ पर हमें छोटी आयली को दिखाया जाता है जो कि आशिफ से बोल रही होती है, आखिर कौन हो तुम। आशिफ कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पापा ने मेरे को यहाँ पर बुलाया है। पापा का नाम सुनते से ही आयली खुश हो जाती है और कह रही होती है, क्या मेरे फादर। आशिफ बोलता है, हाँ उन्होंने ही, तो अब तुम ज़रा मेरे को अपने बारे में बताओ। आयली खुश हो जाती है और कह रही होती है, ऑफ कोर्स मैं तुमको अपने बारे में सब बताऊंगी। मैं आयली रुथवेन, अपने फादर के बहुत सारे बच्चों में से एक, मेरे बहन भाई और मुझे 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया। पहले तो वो जिनके अंदर फादर का ब्लड ज़्यादा था और दूसरे तो वो जिनके अंदर मदर का ब्लड ज़्यादा था। हमारा फादर तो एक है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी मदर्स अलग अलग हैं, बहुत सारी हैं। और फिर साथ ही आयली यहाँ पर कुछ तो देखती है जिसको देखकर वो थोड़ी घबरा सी जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बहुत सारे बच्चों के बीच में खड़ी रहती है और बोल रही होती है, उस फैसिलिटी में लाइफ बेहद डिफिकल्ट थी, लेकिन जब भी मैं अच्छी परफॉर्मेंस करती थी तो मेरे फादर मेरे सिर पर हाथ फेरा करते थे, इसलिए मैंने ये सब कुछ पूरा करा, चाहे ये कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। और फिर शायद यहाँ
पर कुछ और पिटाई के सीन्स होते हैं जो कि दिखाई नहीं जाते अपन को। आशिफ बोल रहा होता है आखिर ये किस तरह का एनवायरनमेंट है। आयली बोलती है शुरुआत में तो पहले हम लोग 50 थे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए संख्या कम होने लगी। इसलिए जब मैंने पूछा कि वो सब लोग कहाँ चले गए तो देखभाल करने वालों ने बस मुझे एक ही जवाब दिया, क्योंकि उनका ब्लड कमजोर था। और इससे पहले कि मैं ये सब कुछ समझ पाती हमें से बस 4 ही बचे थे। आशिफ ये सब कुछ देख के कह रहा होता है तो उसने वीक ब्लड वालों से छुटकारा पा लिया और जिनका स्ट्रॉन्ग ब्लड था बस उनको ही बचाए रखा। ये तो बिल्कुल एक लाइव स्टॉक फार्म की तरह लग रहा है। एली बताती है लेकिन एक दिन मैंने केयर टेकर्स को किसी चीज के बारे में बात करते हुए सुना। हमारी एक इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, अब हमें सब कुछ डिस्ट्रॉय करना होगा, हम सिर्फ एक को जिंदा छोड़ सकते हैं। मैंने उन लोगों के मुंह से ये सारी बातें सुनी थी और फिर एंड में वो मैं थी जिसे चॉइस किया गया। और मेरे बचे हुए जितने भी बहन भाई थे बाकी वो सारे वाइट रूम में रहे और फिर मैंने उसके बाद उन लोगों को कभी नहीं देखा। और फिर मेरे फादर ने मेरे से ये बोला, वो गेल आयली को उठा लेते हैं और कह रहा होता है आयली बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, अब से तुम नॉर्मल लाइफ जीने के लिए स्कूल जाओगी, ये ठीक है, तुम बस फिर से शुरू कर सकती हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम एक दिन बहुत सारे नए भाई बहनों से मिलोगी, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि ऐसा हो तो तुम्हें अपने अतीत के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है? और अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो तुमको भी वहाँ पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर तुम्हारे सारे बहन भाइयों को भेज दिया गया है। इसलिए क्या तुम मेरे से प्रॉमिस करोगी आयली? ये सुनते से ही आयली की आंखें बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। वो कहती है यस फादर। आशिफ कह रहा होता है अरे इसका तो पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया है और उसने सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि आयली के पीछे रह गए थे और बस आयली अकेली जिंदा बची है उसके नाम के खातिर। आयली कहती है तो इसलिए मैंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। मैंने लर्न करा कि ये सोसाइटी कैसे वर्क करती है और मैंने स्ट्रेंजर्स के साथ कम्युनिकेट करना भी शुरू कर दिया और ये सब मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, ये दुनिया कितनी ज़्यादा बड़ी है। मैंने सोचा था कि अगर मैं अपने कुछ मैजिक स्किल्स को सिखाऊंगी जो कि मैंने फैसिलिटीज़ में सीखी हैं तो फिर सभी लोग मेरी तारीफ़ें करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग मेरे को अपना दोस्त बनाना चाहेंगे और मुझे अपने सर्कल में इनवाइट करेंगे और इस तरह से मेरे पास कई सारे दोस्त होंगे और ये सब कुछ तो वो है जो कि मैंने सोचा था। लेकिन जब मेरे को अपनी बॉडी की उस कंडीशन के बारे में पता चला तो मुझे मजबूरन लोगों से दूर रहना पड़ा और फिर इस तरह से टाइम गुजरता है। आयली बड़ी हो जाती है और वहीं सबसे बेहद फ्रस्ट्रेट हो चुकी रहती है, रोते हुए कह रही होती है प्लीज़ कोई मुझे ढूंढ लो। कि तभी यहाँ पर आशिफ चलते हुए आता है और आयली को गले से लगा लेता है। आयली इमोशनल हो जाती है और बोलती है ऑफ कोर्स मेरे पास ये पर्सन है और वो आशिफ से चिपक के रोना शुरू कर देती है और बोल रही होती है मेरे हाथ मेरे फादर से ठंडे हैं लेकिन कहीं ज़्यादा कोमल और मैं इस पर्सन के लिए कुछ भी करूँगी। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। आयली रोते हुए कह रही होती है सेंसेई आई लव यू। आशिफ उसकी तरफ देख रहा होता है और बोलता है मुझे ये एडमिट करना होगा, ये ज़्यादा तो नहीं लेकिन अब मुझे तुम्हारे लिए थोड़ी सी फीलिंग तो महसूस होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन किसी इंसान के लिए ऐसी फीलिंग्स रखूंगा, लेकिन मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगा और ना ही मुझ में ऐसा करने की क्षमता है, मुझे माफ़ कर देना आयली। लेकिन तुमको अच्छे से जानने के बाद मेरा ये संकल्प और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है कि एक दिन मैं तेरे फादर को मार डालूंगा। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्टली आयली के फादर रूथेन का सीन दिखाया जाता है। वो बैठा होता है अपने चेयर पे और कह रहा होता है क्या डिमन आइस? बर्गर बोलता है हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, उसने वहाँ पर 1000 ड्राई आइस का यूज़ करा था। वो क्या बोलता है तो क्या हुआ, ह्यूमंस भी इन स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं और तुम तो बस एक्सक्यूज दे रहे हो क्योंकि तुम हार गए क्यों? बर्गर उठ के खड़ा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है नहीं, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेहद ही अजीब हैं और आप तो पहले ही इसके बारे में जानते हो कि उसके हीरोज पेरेंट्स गायब हैं, है ना? ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानोली से सामन है अपने ससुर के पास उसको छोड़ दिया हो, लेकिन उसके सास ससुर तो उसके इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए उसको तो उनके साथ कांटेक्ट ही नहीं करना चाहिए था। और तो और ठीक उसी समय जब वो घर से निकला था उसके दोनों फोस्टर्स पेरेंट्स ने अपनी जान गंवा दी और ऑफ कोर्स अब सब कुछ उसके ऊपर ही छोड़ दिया गया था। भले ही उनका एक लौता बेटा लापता है फिर भी ये अनक्लियर रूप से एकदम अननेचुरल है। उस आदमी के बारे में पक्का कुछ तो बेहद अजीब है। फोगेल कहता है बहुत अच्छे, मेरे को ये एडमिट तो करना ही पड़ेगा, वो रीज़न जिसकी वजह से मैंने तुमको आईले के इंचार्ज टीचर के तौर पर रिकमेंड करा वो ये था कि मैं चाहता था कि तुम मेरे लिए उसको क्लोजली ऑब्जर्व करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई कीड़ा मेरे प्रीशियस वेसल के आसपास भी मंडराए। डिमन आए इसको सुनते से ही मेरे कुछ यादें ताज़ा हो गई। एलेक्सियर चलो देखते हैं कि ये सारा हंगामा किस बारे में है। और बस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अब जब आगे इसके और भी ज़्यादा चैप्टर रिलीज होंगे तब मैं उसके ऊपर वीडियो बना के लाऊंगा वापस। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड और आप मेरी बाकी सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये जी बैकअप चैनल है जिसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है ऑल एक्सप्लेनर में, तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए।